हेलो, नमस्ते एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द क्लासमेट गुरु चैनल पे आप सभी का स्वागत है द हिंदू के नए सेशन के साथ। आज फिर हम हाजिर हैं और आज जो इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स हैं उसको पहले देखेंगे और फिर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इकोनॉमी से रिलेटेड आज न्यूज़ है, जैसे कि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ रहा है, उसके बारे में है फ्रंट पेज पे। उसके बाद आज पॉलिटी से रिलेटेड कुछ आपको यूनिक चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे कि यूएपीए के बारे में हम बहुत टाइम से चर्चा करते आ रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड एक केस है जिसके ऊपर में भी सुप्रीम कोर्ट की एक वर्डिक्ट आई है, उसके बारे में देखेंगे। साथ के साथ में उसमें आर्टिकल 22 का भी मेंशन है, तो उसके बारे में भी जानेंगे कि क्या केस है और किस तरीके से ये सारी जो सिनेरियो है वो निकल के आ रहा है। उसके बाद और भी आपके जैसे अभी इलेक्शन का टाइम चल रहा है, तो उस पर एक एडिटोरियल है कि क्या इलेक्शन के टाइम में जो नेशनल हॉलीडे होना चाहिए या नहीं, इसके ऊपर एक डिबेट चल रही है आजकल। और स्पेशली जो है वो एमएसएमई सेक्टर्स को और जो काम करने वाले वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनको लेकर के ये सारी डिबेट चल रही है, तो उस पर एक एडिटोरियल आया है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और भी बहुत सारी छोटी बड़ी न्यूज़ हैं, तो सबसे पहले हम हाईलाइट देख लेंगे और फिर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा को। सबसे पहले देख लेते हैं इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स क्या हैं। तो इम्पॉर्टेंट हाइलाइट्स में जैसे कि मैंने बताया, अभी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से रिलेटेड डाटा आया है। अप्रैल ट्रेड गैप हिट्स $19 बिलियन एंड इंपोर्ट आउटपेस एक्सपोर्ट्स। तो यहाँ पर जो गैप है वो दिखाया गया है कि जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो गैप है वो बढ़ गया है और $19 बिलियन का अभी क्या हो गया है, हमारा जो गैप है ये हो गया है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से रिलेटेड। तो क्या पूरी न्यूज़ है और क्यों बढ़ रहा है, घट रहा है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम देखेंगे बहुत डिटेल में। दूसरी हमारी न्यूज़ क्या है, पुरकायस्थ रिलीज फॉर तिहाड़ आफ्टर गेटिंग बेल। तो ये एक न्यूज़ चैनल चलाते थे, न्यूज़ एजेंसी चलाते थे। इनको लास्ट ईयर जो है अक्टूबर नवंबर के मंथ में गिरफ्तार किया गया था और इनके ऊपर ये एलिगेशंस लगे थे कि ये चाइना से इन्फ्लुएंस होकर के या वहाँ से पैसे लेकर के क्या कर रहे हैं, इंडिया में एंटी नेशनल जो है या फिर एंटी बीजेपी जो है वो सारी न्यूज़ वगैरह छाप रहे हैं। इससे रिलेटेड इनके ऊपर में क्या किया गया था, आरोप लगाया गया था और तब से ये जेल में थे। अभी फ़िलहाल इनके ऊपर में जब सुनवाई हुई है इनके केस के ऊपर, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि पहली बात तो इनको यूएपीए एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था, जो कि गलत है। साथ के साथ में आर्टिकल 22 के हनन की बात की गई है इनके रिस्पेक्ट में। तो क्या पूरा मुद्दा है, जीएस पेपर 2 पॉलिटी से रिलेटेड बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम बहुत अच्छे से देखेंगे। अगली हमारी न्यूज़ सेम ही है, उन्हीं से रिलेटेड है, जिसमें अलग अलग दो वर्डिक्ट दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। एक जो पीएमएलए के ऊपर में पिछले साल इसी तरीके का एक मामला आया था, उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने एक अपना जजमेंट सुनाया था और उस जजमेंट का रेफरेंस देते हुए यहाँ पर भी यूएपीए से रिलेटेड ये जो केस आया है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि किस तरीके से मिसयूज़ किया गया है पावर का, जो भी प्रोब एजेंसीज़ हैं जो कि गिरफ्तारी करती हैं उनके द्वारा किस तरीके से बेसिकली दिल्ली पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया था इनको। तो फिर सारा मुद्दा क्या है उसको बहुत अच्छे से डिटेल में देखेंगे। अगली हमारी न्यूज़ क्या है, आर्मी सेट टू रिसीव नेक्स्ट बैच ऑफ सोल्जर फायर्ड इग्ला एस। तो इग्ला एस जो है अभी हमने एक एयर डिफेंस सिस्टम है इग्ला एस, जिसको हमने कहाँ से लिया है, रसिया से लिया है। तो इसके बारे में एक न्यूज़ आई हुई है। यहाँ पर वनडे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि आपने S-400 जब हमने रशिया से लिया था उसके बारे में कई बार क्वेश्चन बन जाता है। फ्रांस से जब हम राफेल ले रहे थे तभी भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था और क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इग्ला एस क्या है, तो एयर डिफेंस सिस्टम है और कहाँ से लिया जा रहा है, रशिया से लिया जा रहा है। तो इसके बारे में एक छोटी सी न्यूज़ है जिसको हम देखेंगे। अगली न्यूज़ क्या है, प्रोब एजेंसीज मस्ट गिव रिटन ग्राउंड ऑफ अरेस्ट। तो ये जो है इन्हीं के केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने अभी नया वर्डिक्ट दिया है अपना, और ये बोला है कि जो प्रोब एजेंसीज होती हैं जो भी गिरफ्तारी वगैरह करती हैं उनको रिटन में देना होगा कारण कि उन्होंने किसी व्यक्ति को क्यों अरेस्ट किया है। सेम टाइप का वर्डिक्ट उन्होंने पीएमएलए के लिए भी दिया था। तो पूरा मुद्दा क्या है इसको हम देखेंगे। 2-3 अलग अलग आर्टिकल आए हैं और जो कि पॉलिटी से रिलेटेड है, तो इसके ऊपर में हम इन डिटेल अच्छे से चर्चा करेंगे। अगली हमारी न्यूज़ क्या है, इंडिया रिकॉर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ इंटरनेट शटडाउन इन 2023। तो अभी रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि इंडिया में हाईएस्ट शटडाउन हुआ है। वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो सबसे ज़्यादा शटडाउन इंडिया में हुआ है और फिर बहुत सारे बाद ही उसकी कंट्रीज़ के बारे में भी दिया गया है। तो टॉप 4-5 कंट्रीज़ जहाँ पर इंटरनेट शटडाउन सबसे ज़्यादा हुआ है उसके बारे में हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है। अरेंज करने के लिए कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि 1 2 3 4 आप अरेंज करिए, इस तरीके
तरीके से, और साथ के साथ में क्या रीज़न है जिसकी वजह से इंडिया ने इसमें टॉप किया है, तो उसके बारे में भी देखेंगे हम। क्योंकि अभी रिसेंट में बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस हुए हैं, जैसे कि मणिपुर में हिंसा हुई है, पंजाब में कुछ ऐसे छोटे बड़ी चीज़ें हुई हैं, बहुत सारे अलग अलग जगहों पर अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट निकल के आए हैं, जिसकी वजह से इस तरीके का इंटरनेट शटडाउन करना पड़ा है। और उसी के रिगार्डिंग हमारी जो ये रिपोर्ट आई है जिसमें इंडिया ने टॉप किया है इंटरनेट शटडाउन में, तो क्या है उसको पूरा न्यूज़ जो अच्छे से देखेंगे। अगली न्यूज़ है मणिपुर अकाउंटेड फॉर 97% ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन साउथ एशिया। तो ये जो है एक चार्ट के माध्यम से एक एडिटोरियल आया है जिसमें बताया गया है कि अगर हम साउथ एशिया में बात करें, साउथ एशियन कंट्रीज़ में अगर पूरे डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट मतलब कि अगर किसी डिस्प्यूट की वजह से या फिर प्राकृतिक आपदा की वजह से एक जगह से जो मेन रेसिडेंट है किसी व्यक्ति का, उसको छोड़ करके वो किसी दूसरी कंट्री या किसी दूसरे शहर या राज्य में चला गया है, अगर उन आंकड़ों की हम गणना करें तो जो मणिपुर है वो सबसे ज़्यादा क्या है डिस्प्लेसमेंट वहाँ पर हुआ है। और सभी को मालूम है क्यों डिस्प्लेसमेंट हुआ है, क्योंकि वहाँ पे मैती कम्युनिटी है और कुकी जो है उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है बहुत लंबे समय से, इस वजह से बहुत सारी दिक्कतें निकल के आई हैं। तो चार्ट के माध्यम से हम देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा आंकड़ा निकल के आया है इंटरनेट शटडाउन का, उसमें आपको मणिपुर से रिलेटेड जब आप चीज़ों को लिंक करेंगे तो और भी फैक्ट मिल जाएंगे आपको कि क्यों, क्या रीज़न है जिसकी वजह से इंडिया ने इस तरीके के जो इंटरनेट शटडाउन का जो रिपोर्ट है उसमें टॉप किया है। तो क्या है, बहुत ही अच्छे से एडिटोरियल को हम डिस्कस करेंगे। ये जो एडिटोरियल है वो साउथ एशिया के रिस्पेक्ट में भी बात करता है, इंडिया के रिस्पेक्ट में भी बात करता है, और वर्ल्ड वाइड बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ तुलना करके भी बात करता है कि और भी कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे इस तरीके की जो डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा हो रही हैं। ठीक है, तो अच्छे से देखेंगे सारी चीज़ों को। अगली न्यूज़ हमारी क्या है, द केस ऑफ इलेक्शन डे एज अ हॉलीडे। तो मैंने बात किया, ये जो क्या आया है एडिटोरियल आया है जिसमें बात की गई है कि क्या इलेक्शन को एक नेशनल हॉलीडे बना देना चाहिए। तो इसके ऊपर में डिबेट है और अलग अलग कंट्रीज़ का रेफरेंस लेकर के इस एडिटोरियल में बात की गई है। तो हम इसमें समझेंगे, एक अपने कॉन्सेप्ट क्लैरिटी लेंगे कि किस तरीके से चीज़ें हो सकती हैं पॉसिबल या फिर नहीं हो सकती हैं। अगली न्यूज़ है इंडिया गिफ्टेड एम्बुलेंस सर्विस इन श्रीलंका। तो अभी जो है श्रीलंका में बहुत पिछले साल से ही जो क्राइसिस चल रहा है उसकी वजह से उनके तरह तरह की दिक्कतें निकल के आ रही हैं। अभी एक केस आया श्रीलंका में जहाँ पे एक व्यक्ति को जो उनके नियरेस्ट 30 मिनट्स की दूरी पे जो है वो एम्बुलेंस था, लेकिन उस व्यक्ति को एम्बुलेंस ना मिलने की वजह से क्या हो गया, उनकी जान चली गई। तो इस तरीके के केसेस आते रह रहे हैं अभी श्रीलंका से निकल के। तो इंडिया ने अभी एम्बुलेंस गिफ्ट किया है, उसके ऊपर फिर वहाँ पर भी बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है। जो वहाँ के नेता है वो अपना क्रिया प्रतिक्रिया कर रहे हैं। इससे रिलेटेड न्यूज़ है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है स्पेशली वनडे वगैरह एग्जाम में कि किसको इंडिया ने ग्रांट दिया है, किसको ऐड दिया है, किस कहाँ पर इस तरीके की सेवा उन्होंने प्रोवाइड करवाई है। इस वजह से थोड़ा सा जनरल अवेयरनेस के लिए ये हम क्या करेंगे, न्यूज़ को देख लेंगे। अगली न्यूज़ है इंडिया एग्रीज विद ऑस्ट्रेलिया टू शेयर की इंपोर्ट डाटा। तो यहाँ पर बात की गई है की इंपोर्ट डाटा का मतलब है कि इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ जो FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है साइन किया है। साथ के साथ में आप देख लीजिए कि जो कॉम्प्रिहेंशन पार्टनरशिप है इकोनॉमिक एक्ट जो CPEA बोला जाता है, जिसको कॉम्प्रिहेंशन पार्टनरशिप इकोनॉमिक एक्ट जो होता है, तो ये जो चीज़ें हैं इसकी वजह से क्या हो रहा है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में अब डाटा शेयरिंग होने जा रही है इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड। तो इससे क्या होगा, इससे और ज़्यादा अच्छा एक इफेक्टिव जो चीज़ें निकल के आएगी, आंकड़ों के थ्रू समझा जाएगा कि किस क्षेत्र में हम ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इससे दोनों देशों के बीच में जो ट्रेड रिलेशंस है वो और ज़्यादा मजबूत होंगे। इसके बारे में है न्यूज़, तो देखेंगे उसको। अगली न्यूज़ हमारी क्या है, अर्जेंटीना रिपोर्ट्स इट्स फर्स्ट सिंगल डिजिट इन्फ्लेशन इन 6 मंथ। तो ये न्यूज़ क्यों बन गई है, क्योंकि अर्जेंटीना में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो इन्फ्लेशन है वो इतना ज़्यादा बढ़ रहा है और 8.8 समथिंग वहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़ गया है। ठीक है, तो अर्जेंटीना का जो है ये फर्स्ट सिंगल डिजिट इन्फ्लेशन है। इसके बारे में थोड़ी सी न्यूज़ है, कई बार यहाँ पर एग्जाम में पूछ लिया जाता है वनडे एग्जाम्स में, इस वजह से छोटी न्यूज़ है और द हिंदू में कवर की गई है। तो हम इसको भी थोड़ा सा देख लेंगे अपने अवेयरनेस के लिए कि कहाँ किस कंट्री में किस तरीके की चीज़ें चल रही है। इंटरनेशनल इशूज़ में इस तरीके के प्रश्न आपसे बन जाते हैं। तो ये कुछ हमारे आज की हाईलाइट है जिसके ऊपर हमको चर्चा करनी है। अब चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पहले हाईलाइट को, क्या बात की गई है इसमें। ये जो पूरा है GS पेपर 3 में इकोनॉमी से रिलेटेड है, ठीक है। और इसमें बात की गई है कि अभी इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ गया है। अभी हम ये भी देखेंगे ट्रेड डेफिसिट होता क्या है और फिर हम ये भी समझेंगे कि क्या ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से ट्रेड डेफिसिट होता है, ठीक है। तो पहली बात क्या बोली गई है, अप्रैल ट्रेड गैप हिट्स $19 बिलियन एंड इम्पोर्ट्स आउटपेस
एक्सपोर्ट। यानी कि बात क्या की गई है कि अगर हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच में डाटा का आकलन करें तो हमारे यहाँ पर जो अभी गैप है वो क्या दिखाई देगा, वो लगभग 19 बिलियन डॉलर का हमको गैप दिखाई देगा। और इसमें बात ये की गई है कि अगर हम पिछले साल की तुलना में आज इस साल की तुलना करें तो हमारा जो इंपोर्ट जो है वो बढ़ा है बहुत ज़्यादा, लेकिन एक्सपोर्ट भी हमारा बढ़ा है। लेकिन क्या है कि जो इंपोर्ट का जो दर है, इंपोर्ट की जो रेट है वो बहुत ज़्यादा है एक्सपोर्ट की तुलना में। इस वजह से जो हम बेसिकली देखा जाए तो ओवरऑल क्या चल रहे हैं, घाटे में चल रहे हैं। देखिए बहुत ही इजी टर्म में समझिए कि ट्रेड डेफिसिट होता कैसे है। डेफिसिट यानी घाटा कब होगा, जब हम आयात ज़्यादा करेंगे और हम निर्यात कम करेंगे, तब क्या होगा, हमको घाटा होगा। सपोज़ आपने 100 रुपये की कोई चीज़ चाइना से क्या कर ली, इंपोर्ट कर ली, यानी कि आयात कर ली, ठीक है। और लेकिन उसके बदले में आपने अपने यहाँ से बेची कितनी चीज़ें, केवल 50 रुपये की। तो फिर क्या हो गया, अगर आपका इंपोर्ट यानी कि आयात जो है वो ज़्यादा है और एक्सपोर्ट जो है वो कम है, तो क्या होता है, ये जो पूरा व्यापार है वो घाटे में चला जाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं व्यापार घाटा यानी कि ट्रेड डेफिसिट। व्यापार घाटा मतलब क्या होता है कि जब आपका आयात जो होता है वो ज़्यादा होता है किसकी तुलना में, निर्यात की तुलना में। तो अभी ये जो रिपोर्ट निकल के आई है इसमें बोला गया है कि अगर पिछले साल की तुलना में इस साल देखेंगे हम तो निर्यात में बढ़ोतरी हुई है और गिरावट जो पहले कम से कम 3 से 4% हुआ करती थी बढ़ोतरी, वो इस बार केवल और केवल 0.67% ही हुई है, ठीक है। मतलब कि ऐसा कह सकते हैं कि निर्यात में जो कमी आ जाती है, कई बार कुछ फैक्टर्स काम करते हैं जिसकी वजह से निर्यात कम हो जाता है, अगर उसमें हम तुलना करें पिछले साल की तुलना में तो वो 3.5 से 4% का निर्यात था। अगर कमी जो थी वो 3.5 से 4% की थी, तो इस साल वो कमी हमने घटा ली है और केवल 0.67% की ही निर्यात में यानी कि एक्सपोर्ट में कमी देखी गई है। मतलब कि इकोनॉमी एक सही डायरेक्शन में जा रहा है। आप ये कह सकते हैं कि निर्यात जो है आपका एक कंट्रोल्ड वे में ठीक ठाक से चल रहा है। धीरे धीरे ग्रेजुअली हम इस क्षेत्र में बढ़ रहे हैं और जितने भी चैलेंजेस है उसको हम धीरे धीरे कम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इंपोर्ट की तुलना करें, इंपोर्ट के मामले में देखें तो जो इंपोर्ट पहले कितना हुआ करता था, 10.3 बिलियन का हुआ करता था, वो सीधे सीधे 54 बिलियन डॉलर का चला गया है। मतलब बहुत बड़ा गैप जो है वो कहाँ पर आ गया है, इंपोर्ट के माध्यम से इंपोर्ट के सेक्टर में आ गया है। इस वजह से हमारा जो घाटा है वो क्या हो गया है, व्यापार घाटा बढ़ गया है, ठीक है। तो समझ में आया आपको क्या चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ पर बात की जा रही है व्यापार घाटा के बारे में। व्यापार घाटा कब होता है, जब आपका इंपोर्ट जो है वो बढ़ जाए, आयात जो है वो बढ़ जाए, लेकिन उसकी तुलना में निर्यात बहुत कम हो, तब वो व्यापार घाटा होता है, ठीक है। आगे देखेंगे हम कि कौन कौन से फैक्टर्स काम करते हैं इसके पीछे। तो यहाँ पर बात की गई है आंकड़ों के थ्रू कि अगर हम इंपोर्ट की तुलना कर ले हैं, पिछले जो साल से इंपोर्ट की तुलना करते हैं, तो वहाँ पर चीज़ें देखने को मिलती है कि पहले जो इंपोर्ट अगर आप 10 से 20 बिलियन डॉलर का कर रहे थे तो सीधे सीधे हमने उसमें उछाल मारा है और लगभग 54 बिलियन डॉलर का इस बारी हमने क्या कर लिया है, आयात कर लिया है। इस वजह से हमारा व्यापार घाटा बढ़ गया है, ठीक है। लेकिन एक फैक्टर ये भी है कि निर्यात में भी हम, ऐसा नहीं है कि अगर पहले जिस तरीके से निर्यात में 3 से 4% की कमी होती थी तो उस कमी को हमने घटा लिया है। मतलब हम धीरे धीरे निर्यात अपना बढ़ा रहे हैं, बट वो जो चीज़ है वो निकल के क्यों नहीं आ पा रही है, पॉजिटिव आउटपुट क्यों नहीं दे रही है, क्योंकि यहाँ पर इंपोर्ट जो है हमने अभी तक उसको कंट्रोल नहीं किया है। इस वजह से ये सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। दूसरी बात ये मेंशन की गई है इसमें कि अगर आप देख लीजिए ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने व्यापार को काफ़ी बढ़ाया है। इसका एक कारण ये भी है कि हम बहुत सारे अल्टरनेटिव्स खोज रहे हैं। चाइना जो है वो बहुत ज़्यादा ही क्या करता है, वर्ल्ड वाइड बहुत सारी चीज़ें हैं, रॉ मटेरियल से इंग्रेडिएंट्स है जिसको क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है। और चाइना की एक बहुत ही बुरी आदत है, वो क्या कर लेता है, चीज़ों को डंप करता है बाकी सारी कंट्रीज़ में। डंपिंग क्या होती है, डंपिंग मतलब कि मान लीजिए कि किसी चीज़ को बनाने के लिए आपको 20 से 30 रुपये लगे, ठीक है। चाइना को वो चीज़ बनाने में केवल और केवल 20 रुपये लगे और वही चीज़ आपको बनाने में, यानी कि इंडिया या अदर कंट्रीज़ को बनाने में 30 रुपये लगे, ठीक है। चाइना क्या करता है, बहुत सारा बल्क में चीज़ें बना लेता है। इस वजह से क्या होता है, एक तो वहाँ पर भी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इस वजह से क्या होता है, वहाँ पर जो श्रम है वो लेबर कॉस्ट जो है वो बहुत कम है। साथ के साथ में वो मास लेवल पे प्रोडक्शन करता है, बहुत बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करता है, तो उसका प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो बाकी सारी कंट्रीज़ की तुलना में क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली कम हो जाता है।
जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि चाइना के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बाकी कंट्रीज़ की तुलना में बहुत सस्ते हो जाते हैं, और फिर चाइना उसको क्या करता है, बल्क में ला करके इन सस्ते प्रोडक्ट्स को दूसरी कंट्रीज़ में, स्पेशली भारत में क्या कर लेता है, डंप कर देता है। अब इस डंपिंग की वजह से क्या होता है, भारत के जो घरेलू उद्योग होते हैं, जो उन सामानों की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं, उनको बहुत बड़ा नुकसान होता है। इन सारी चीज़ों की वजह से ही अमेरिका ने अभी फिर से चाइना के ऊपर क्या कर दिया है, सैंक्शन लगा दिया है। किन चीज़ों के लिए? चाइना से अमेरिका बहुत बड़े लेवल पे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं, बैटरी वगैरह होती है, सेमीकंडक्टर चिप होती है, ये सारी चीज़ें क्या करता है, इंपोर्ट करता है। ठीक है, अगर बैटरी के मामले में देखें तो हम भी चाइना से बहुत ज़्यादा सेमीकंडक्टर और ये सारे इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो हैं वो सारी चीज़ें हम भी बहुत ज़्यादा चाइना से आयात करते हैं, जिसको हम ठीक कर रहे हैं। और हमने बताया है, जैसे कि हमने न्यूज़ डिस्कस की थी कि 2026 तक हम क्या कर लेंगे, सेमीकंडक्टर चिप्स वगैरह अपने यहाँ भी बना लेंगे, है ना। तो हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। अभी अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दिए चाइना के ऊपर, यानी कि टैरिफ जो होता है, जो शुल्क होता है, जो आयात शुल्क होता है कंट्री में, उसको बढ़ा दिया है। अब इस वजह से क्या होगा कि चाइना का जो मार्केट है अमेरिका और यूरोप के लिए तो अब लगभग बंद हो जाएगा। तो चाइना क्या करेगा, अपना अल्टरनेटिव ढूंढेगा, और अल्टरनेट चाइना का कौन है, भारत। भारत जो है वो चाइना के लिए डंपिंग का एक बहुत अच्छा सोर्स है, क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, उनकी डिमांड ज़्यादा है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि चाइना के जो प्रोडक्ट्स हैं वो भारत की तुलना में सस्ते हैं, इस वजह से वो यहाँ पर डंपिंग बहुत ज़्यादा लेवल पे कर पाता है। तीसरी बात ये है कि हम चाइना से आयात बहुत ज़्यादा करते हैं, तो उसके लिए एक खुला रास्ता मिल जाता है चाइना को कि वो अपना सारा सामान ला करके यहाँ पर क्या कर दे, डंप कर दे। तो इस तरीके की चीज़ों की वजह से क्या हो रहा है कि वर्ल्ड वाइड लेवल पर बाकी कंट्रीज़ को भी नुकसान हो रहा है, और इंडिया को भी चाइना की डंपिंग वगैरह से बहुत नुकसान हो रहा है। साथ के साथ में अभी गोल्ड के प्राइजेस हैं उसमें बहुत ज़्यादा उछाल देखा जा रहा है, या फिर ऑयल में जो है बहुत सारी डिफरेंट कंट्रीज़ होती हैं, जब उनके बीच में क्या होता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है, जैसे इजराइल पैलेस्टीन का वॉर ले लीजिए, या फिर इसी तरीके से अगर सीरिया वगैरह का वॉर ले लीजिए, तो क्या होता है कि जब एक कंट्री दो कंट्री के बीच में लड़ाई होती है, उसका इम्पैक्ट वर्ल्ड वाइड पड़ता है। फिर वहाँ पर क्रूड ऑयल है वो थोड़ा महंगा हो जाएगा, कोई कमोडिटी है वो महंगी हो जाएगी, इस तरीके से चीज़ें होती रहती हैं, जिसकी वजह से जो है बाकी कंट्रीज़ के ऊपर में इम्पैक्ट पड़ता है, और इंडिया के ऊपर भी अभी इस तरीके की चीज़ें चल रही है। साथ के साथ अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग के लेवल पे, हम अपने यहाँ पे मेक इन इंडिया जैसे बहुत सारे जो प्रोग्राम्स है वो चला रहे हैं, लेकिन अगर अभी भी हम देखें तो बहुत हद तक हम दूसरे कंट्रीज़ पे क्या है, डिपेंडेंट है, स्पेशली चाइना पे हम डिपेंडेंट है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। इस वजह से हमारा ये जो आयात जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। जो $54 बिलियन का जो आयात है वो बढ़ा इसलिए है क्योंकि अभी भी हमारी जो डिपेंडेंसी है जो आयात के मामले में या अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के मामले में वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा क्या है न्यूज़, क्या आंकड़ा है और क्या ऐसे कारण है। ठीक है, अभी हमने जो है इम्पोर्ट किन क्षेत्रों में ज़्यादा किया है जिसकी वजह से थोड़ी बहुत, एक्सपोर्ट जो है वो ज़्यादा किन क्षेत्रों में किया है जिसकी वजह से थोड़ी बहुत चीज़ें ठीक हुई हैं। तो अगर आप बात कर लीजिए जेम्स एंड ज्वेलरी, साथ के साथ पे इंजीनियरिंग गुड्स, इन सारी चीज़ों की वजह से क्या हुआ है, मैन मेड यार्न जो होते हैं, इन सारी चीज़ों की वजह से, साथ के साथ में रेडी टू वियर गारमेंट्स, हमारा जो भारत है वो कपड़ों का एक बहुत बड़ा मार्केट है और वर्ल्ड वाइड जो हम कपड़ों का भी बहुत ज़्यादा, जो रेडीमेड कपड़े होते हैं उनका भी हम बहुत ज़्यादा निर्यात करते हैं। तो आपके जो गोल्ड हो गया, जेम्स एंड ज्वेलरीज हो गई, इनकी वजह से क्या हुआ है, हमारा जो निर्यात है वो थोड़ा सा बढ़ा है, उसमें एक पॉजिटिव चेंज देखा गया है। लेकिन अगर आप इंपोर्ट के मामले में, आयात के मामले में बात करें तो अभी भी इस स्थिति को सुधारने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये सारी चीज़ें। अब हम इसको ईजीएस्ट वे में, ऐसे तो हमने समझा ट्रेड के बारे में कि व्यापार घाटा होता क्या है, ट्रेड डेफिसिट होता क्या है, इसको हम देख लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स काम करते हैं इन सारी चीज़ों के लिए, क्योंकि इकोनॉमी में जनरली स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनता है। आपको दे देगा कि व्यापार घाटा को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या होते हैं, उसके बाद में क्या देगा आपको, ऑप्शन ए दे देगा, ऑप्शन बी दे देगा, इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन दे देगा और फिर आपको पूछेगा कि इनमें से कौन कौन से सही हैं या कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो व्यापार घाटा को क्या कर सकते हैं, इफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से व्यापार घाटा होता है। ठीक, पहली बात तो ये कि मैंने बताया व्यापार घाटा होता क्या है। व्यापार घाटा उस स्थिति को बोलते हैं जहां भारत में आयात का मूल्य विशिष्ट अवधि, यानी कि मान लीजिए वो टाइम लिमिट 1 महीने की भी हो सकती है या फिर 1 साल की भी हो सकती है। एक टाइम लिमिट में क्या होता है, 1 वर्ष में भारत के निर्यात के मूल्य से आयात का मूल्य जब अधिक हो जाता है तब उसको क्या कहते हैं, व्यापार घाटा, यानी कि व्यापार घाटा, ट्रेड डेफिसिट
डेफिसिट, इट मीन्स क्या हो गया आपका सीधे सीधे कि आयात जो है, इंपोर्ट जो है वो आपका ज़्यादा हो गया, इसको हम एरो साइन अपर साइड में दिखाएंगे, और निर्यात जो है वो क्या हो गया आपका कम हो गया, तब क्या होता है व्यापार घाटा होता है। ठीक, और ये एक विशिष्ट अवधि के लिए होता है, टाइम लिमिट उसकी होती है 1 महीने या फिर 1 साल, इस तरीके से। ठीक, अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से कारक हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से व्यापार घाटा बढ़ता घटता रहता है। जैसे मैंने बताया कि जो वर्ल्ड वाइड लेवल पे डिफरेंट कंट्रीज़ के कॉन्फ्लिक्ट चलते होते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कीमतों में उछाल या फिर गिरावट, इसकी वजह से भी साथ के साथ में और भी सारे फैक्टर्स काम करते हैं। तो देख लेते हैं व्यापार घाटा। सबसे पहले निर्यात से अधिक आयात हो जाए, यानी कि भारत वस्तुओं और सेवाओं का क्या करता है सीधे सीधे से आयात करता है। ठीक, इसका मतलब क्या है कि निर्यात से अधिक अगर आयात है मतलब कि व्यापार में इनबैलेंस है, असंतुलन की स्थिति है, और ये जो फैक्टर है वो व्यापार घाटा क्रिएट करता है। दूसरी बात होती है तेल आयात। हम बहुत ज़्यादा जो क्रूड ऑयल है लगभग 80 to 85% कच्चे तेल का अभी भी हम क्या करते हैं इम्पोर्ट करते हैं, यानी कि आयात करते हैं। और कच्चा तेल जो भी गल्फ़ कंट्रीज़ वगैरह से निकल के आता है वहाँ पर कई बारी कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं। इसकी वजह से क्या होता है तेल की कीमतों में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखा जाता है, और इन उतार चढ़ाव की वजह से व्यापार घाटा आपका निकल करके आता है। तीसरी चीज़ क्या है सोने का आयात। जो इंडिया है वो जेम्स एंड ज्वेलरी बना करके जो एक्सपोर्ट करता है, लेकिन उसके लिए जो रॉ मटेरियल है जो गोल्ड वगैरह है वो क्या है हमको आयात करना पड़ता है। ठीक है, और उसकी जो गोल्ड होते हैं उनके भी क्या होती है कीमतों में बहुत ज़्यादा ही उतार चढ़ाव देखा जाता है, और अभी तो सोने की कीमतें बिल्कुल आसमान छू रही हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि हमको आयात जो है वो ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है, और इसकी वजह से भी क्या होता है हमको नुकसान का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें कि व्यापार घाटा में किन किन चीज़ों का योगदान होता है। दूसरी बात है व्यापार बाधाएं। व्यापार बाधाएं कहने का मतलब है कि मान लीजिए अगर कोई देश है जिसका बाकी देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, तो फिर क्या होगा वहाँ पर टैरिफ जैसी चीज़ें लगाई जाएंगी। टैरिफ क्यों लगाया जाता है बेसिकली कि कोई भी देश से अगर कोई सामान आ रहा है उसकी बहुत ज़्यादा डंपिंग ना हो, जैसे कि अभी चाइना के ऊपर में यूएसए ने टैरिफ लगा दिया है बहुत ज़्यादा, लगभग 3 से 4 गुना टैरिफ को और बढ़ा दिया गया है। वो क्यों होता है तो सो दैट उस कंट्री से जो आने वाली चीज़ें हैं जो कि इंपोर्ट होके आने वाली चीज़ें हैं वो क्या है बहुत ज़्यादा एक तो महंगी हो जाएंगी, अगर तो वो बहुत ज़्यादा डंपिंग नहीं कर पाएंगे बाकी कंट्रीज़ में, है ना। तो इस तरीके की जो व्यापार बाधाएं होती हैं टैरिफ वगैरह होता है, इस तरीके से इसकी वजह से क्या होता है आपका व्यापार घाटा जो है वो होता है। ठीक है, मतलब कि कीमतें आयात निर्यात इनमें उतार चढ़ाव होता रहता है, क्योंकि मान लीजिए जिन सामान के ऊपर पे टैरिफ बहुत ज़्यादा है वो सामान को आयात करना आपके लिए बहुत महंगा हो जाएगा, और जिन सामानों के ऊपर टैरिफ बहुत कम है उनके लिए आयात करना बहुत आसान हो जाएगा। तो इस तरीके की चीज़ें होती है जो कि व्यापार घाटा क्रिएट करती हैं, यानी कि ट्रेड में जो है वो इम्बैलेंस लेकर के आती हैं। उसके बाद अगर मनी में उतार चढ़ाव हो जाए, मुद्रा में उतार चढ़ाव का मतलब क्या है, जैसे यूएसए के डॉलर की तुलना में इंडिया का जो रुपी है वो कमज़ोर है। मतलब कि अगर मान लीजिए कि हमें $1 में अभी तक अगर 70-80 अभी 80 का अगर रेट चल रहा हो, मान लीजिए 80 रुपये $1 में, मतलब कि आप कोई भी सामान खरीदने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा जब रुपी देना पड़ेगा तब जाके आपको वो चीज़ मिलेगी। इट मीन्स क्या हो गया कि आपका फिर से आयात जो है वो क्या हो गया महंगा हो गया। इस वजह से मुद्रा में उतार चढ़ाव की वजह से भी क्या होता है जो व्यापार घाटा है वो आपका बढ़ जाता है। ठीक है, समझ में आई आपको चीज़ें कि अगर पहले $1 में 60 रुपये होते थे तो आप 60 रुपये में कोई चीज़, मान लीजिए एक ब्रेड का पैकेट है आप 60 रुपये में ही खरीद लेते थे, लेकिन अगर अब वही चीज़ अगर आपका रुपया कमज़ोर है, अब $1 में आपको क्या करना है 80 रुपये ही मिल रहे, 80 रुपये हो रहे हैं $1 में, तो अब उस ब्रेड को खरीदने के लिए आपको 80 रुपये देना पड़ेगा। यानी कि अब आपका क्या हो गया जो आयात है वो क्या हो गया महंगा हो गया, और आयात जब भी महंगा होगा या फिर बहुत ज़्यादा होगा तो क्या होगा ट्रेड डेफिसिट क्रिएट होगा। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी सारी चीज़ें। उसके बाद वैश्विक आर्थिक स्थितियां देखेंगे, तो कि वैश्विक आर्थिक स्थितियां मतलब कि ग्लोबल लेवल पे, जैसे मैंने अभी चाइना और यूएसए का एग्जांपल दिया, तो अगर यूएसए ने चाइना के ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं, टैरिफ लगाया है, तो उसका जो प्रभाव है वो क्या होगा इंडिया के ऊपर भी पड़ेगा, बाकी सारी कंट्रीज़ के ऊपर भी पड़ेगा। इस वजह से क्या होता है जब भी विश्व के लेवल पे बहुत सारी कंट्रीज़ के बीच में इकोनॉमिकली कोई उठापटक की चीज़ें होती हैं उसका भी व्यापार घाटे के ऊपर क्या होता है इम्पैक्ट पड़ता है। उसके बाद घरेलू कारक होते हैं, जैसे कि मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है हमारे यहाँ पे, अगर लेबर कॉस्ट हमारा बहुत ज़्यादा है, चीज़ों को बनाने में क्या हो रहा है बहुत महंगा जो हो रहा है प्रोडक्शन, अगर हमारी चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी होगी प्रोडक्शन में तो फिर क्या होगा कि बाकी कंट्रीज़ उसको खरीदेंगी नहीं।
इस तरीके की जो घरेलू लेवल पे बाधाएं होती हैं वो भी क्या करती हैं, आपके व्यापार घाटे को बढ़ा देती है। ठीक है, तो ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से व्यापार घाटा आपका बढ़ता घटता रहता है। ठीक, तो आई होप समझ में आ गई होंगी सारी चीज़ें, और बहुत ही अच्छा एक यूज़फुल टॉपिक था, इम्पॉर्टेंट टॉपिक था इकोनॉमी की दृष्टि से। ठीक है, अब चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। ये जो न्यूज़ है वो बेसिकली बात कर रहा है आपके जीएस पेपर 2 पॉलिटी से रिलेटेड है, और यहाँ पर 2-3 चीज़ों के बारे में बात की जा रही है। एक तो अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट जो है हमारा कब का, कल ही पढ़ाया था, 1967 का। दूसरा हमारा आर्टिकल 22 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें जो कुछ क्लॉज दिए गए हैं जैसे क्लॉज 3 हो गया, 5 हो गया, इनके बारे में बात की गई है। मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है कि न्यूज़ क्लिक करके एक न्यूज़ एजेंसी है जिनके फाउंडर थे ये व्यक्ति, इनका नाम क्या है, इनका नाम है पुर कश्यप। ठीक है, कायस्था, पुर कायस्था इनका नाम है। तिहाड़ जेल में ये बंद थे। अभी इनके ऊपर में सुनवाई हुई, लगभग पिछले जो है नवंबर दिसंबर से ये जेल में बंद थे, 6 महीने इनको ऑलरेडी हो गए। इनके ऊपर जब सुनवाई हुई तो निकल के आई चीज़ें कि जिन प्रोसेस के तहत इनकी गिरफ्तारी की गई है वो गिरफ्तारी इनवैलिड है, गलत तरीके से जो एजेंसीज़ हैं उन्होंने इनको गिरफ्तार किया है। फिर कोर्ट ने इनके ऊपर क्या मुद्दा दिया है, कोर्ट ने ये मुद्दा दिया है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उस व्यक्ति को एफआईआर की कॉपी नहीं दिखाई गई, पहली बात। दूसरी बात है ये नहीं बताया गया कि उस व्यक्ति को अरेस्ट क्यों किया गया था। और तीसरी बात यह है कि उनको किसी भी लीगल एडवाइज़र से, सलाहकार से, यानी कि वकील से मिलने और बात करने की क्या नहीं दी गई, छूट नहीं दी गई और उनको सुविधा नहीं दी गई। ये सारी चीज़ें कहाँ पर मेंशन है, हमारा जो आर्टिकल 22 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वहाँ पर ये सारी चीज़ें मेंशन है। गिरफ्तारी से पहले, प्रिवेंशन ऑफ डिटेंशन जो बोला जाता है, गिरफ्तारी से पहले कुछ चीज़ें जो होती हैं वो एक व्यक्ति को जानना अधिकार है। अगर कोई व्यक्ति जो कि जघन्य अपराधों को, हीनियस क्राइम्स को अगर आप छोड़ दीजिए तो नॉर्मल जो क्राइम होते हैं उसमें क्या है कि कोई व्यक्ति अगर आपको, यानी कि जो पुलिस अधिकारी है, अगर गिरफ्तार करने आता है, सबसे पहले उसको एफआईआर दिखानी पड़ेगी कि उसके पास, सबसे पहले उसको ये परमिशन दिखानी पड़ेगी कि उसके पास में परमिशन है कि नहीं कोर्ट की। उसके बाद में एफआईआर जो फाइल की गई है उसके बारे में दिखाना होगा कि किस बेसिस पे उसके ऊपर एफआईआर की गई है। और तीसरी बात है कि किसी लीगल एडवाइज़र से उसको मिलने की सुविधा देनी चाहिए थी, लेकिन ये तीनों ही चीज़ें इनको नहीं मिली थी। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई है गवर्नमेंट को भी, साथ के साथ में जो प्रोब एजेंसी दिल्ली पुलिस ने इनको अरेस्ट किया था उनके ऊपर। दूसरी बात बोली है कि जो अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट में चीज़ें मेंशन की गई है, अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट क्या होता है, इसमें यह होता है कि किसी व्यक्ति को संदिग्ध आधारों पर ही क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। मतलब केवल ये बता करके कि ये जो व्यक्ति है भविष्य में कुछ ऐसी हरकतें कर सकता है जिसकी वजह से देश की संप्रभुता को क्या हो सकता है, क्षति हो सकती है, हानि हो सकती है, उस बेसिस पे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जब यूएपीए के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो जो भी आर्टिकल 22 के तहत रियायतें मिली हुई हैं संविधान में वो सारी की सारी छीन जाती हैं। मतलब कि एफआईआर की कॉपी नहीं दिखाई जाएगी, वकील से मिलने नहीं दिया जाएगा, अरेस्ट होने का कारण नहीं बताया जाएगा, ये सारी चीज़ें निकल जाती हैं, हट जाती हैं। कब? जब यूएपीए लागू होता है किसी व्यक्ति के ऊपर। तो इन सारे मामलों को लेकर के जो है वो मुद्दा चल रहा था, सुनवाई हो रही थी। अभी कोर्ट ने अपना नया वर्डिक्ट दिया है और बोला है कि चाहे कुछ भी मुद्दा हो, अब क्या होगा, जो भी एजेंसीज होंगी, प्रोब एजेंसीज होंगी, उनको क्या करना पड़ेगा, लिखित में देना होगा, रिटर्न में देना होगा कि किस वजह से उन्होंने क्या किया है, किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट किया है। ठीक है, सेम जो केस है वो उन्होंने पीएमएलए लास्ट ईयर 2023 में पीएमएलए के ऊपर में सुनवाई कर रहे थे। एक व्यक्ति थे, उनको पीएमएलए एक्ट के तहत क्या किया गया था, अरेस्ट किया गया था। पीएमएलए कब का आया हुआ है, 2002 का। तो पीएमएलए एक्ट के तहत पिछले साल एक व्यक्ति को क्या किया गया था, अरेस्ट किया गया था और उनके ऊपर भी मामला चलाया जा रहा था। तब उस केस में भी कोर्ट ने ये बोला था कि किसी भी व्यक्ति को ये जानने का अधिकार है कि उनको किस तहत, किस कानून, किस जुर्म के तहत में गिरफ्तार किया गया है। साथ के साथ लीगल एडवाइज़र की सलाह लेना भी उनका एक अधिकार है, वो देना चाहिए। ठीक है, तो उन सारे केस का, सारी चीज़ों का क्या है, रेफरेंस देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, इस मामले में भी यूएपीए में भी इन चीज़ों को लागू कर दिया है कि कुछ भी हो आपको कारण तो एटलीस्ट बताना पड़ेगा कि क्यों, किस वजह से किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। ठीक है, तो ये पूरा मुद्दा है। अब यहाँ पे हम आर्टिकल 22 है उसको हम देखेंगे अच्छे से आगे चल के। यहाँ पर एक चीज़ और मेंशन की गई है आर्टिकल 22 का क्लॉज 5 के बारे में। ये क्या बोलता है, एनी लैप्स वुड बी हैव वायलेशन ऑफ आर्टिकल 2024 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच मैंडेट दैट पर्सन अंडर डिटेंशन शुड बी कम्युनिकेटेड द ग्राउंड ऑफ द डिटेंशन ऑर्डर एंड अलाउड टू मेक अ रिप्रेजेंटेटिव अगेंस्ट
द डिटेंशन। ठीक है, तो यहाँ पर वो जो अपॉर्चुनिटी एक मिलने की बात है आर्टिकल 225 के तहत, यानी कि आर्टिकल 22 के क्लॉज 5 के तहत, कि कोई व्यक्ति अगर गिरफ्तार किया गया है तो उसको एक तरीके से अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि किस बेसिस पे उसको गिरफ्तार किया गया है और वो लीगल एडवाइज़र से बातचीत कर सके। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के अभी इनके ऊपर में सुनवाई चल रही है और सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो है एक नया आदेश दिया है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं आर्टिकल 22 का एक थोड़ा सा रिवीजन ले लेते हैं। आर्टिकल 22 क्या है? गिरफ्तारी या हिरासत में लिए गए व्यक्ति को कुछ सुरक्षा उपाय देता है। ठीक है, किसको? जो व्यक्ति गिरफ्तार किया जा रहा है उसको कुछ सुरक्षा और कुछ उपाय दिए जाते हैं। कौन कौन सी सुरक्षा और उपाय है? सबसे पहली तो है कि गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी पाने का अधिकार है। अगर आप किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया, ऐसे तो किसी को ना ही गिरफ्तार करे, कोई कैसी कोई कंडीशन ना आए कि गिरफ्तार होना पड़े, मगर अगर कोई आम आदमी है जिसको गिरफ्तार किया जा रहा है तो उसको बताना पड़ेगा कि गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। ठीक है, कारण बताना होगा। दूसरी बात यह है कि कानूनी व्यवसायी यानी कि जो कि वकील होंगे उनसे क्या है? परामर्श करने का अधिकार। ये भी आर्टिकल 22 देता है कि जो भी वकील होगा, गिरफ्तार व्यक्ति क्या कर सकता है? अपनी पसंद के कानूनी व्यवसायी यानी कि वकील से क्या कर सकता है? परामर्श कर सकता है। तीसरी चीज़ क्या है कि मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का अधिकार, मतलब कि अगर कोई व्यक्ति है जिसको गिरफ्तार किया गया है, विदिन 24 आवर्स क्या करना पड़ेगा? मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें निकल करके आई हैं और 22 आर्टिकल जो है वो आपको ये सारे अधिकार देता है संविधान का। अभी जो मुद्दा निकल के आया है वो यही आर्टिकल 22 के वायलेशन से रिलेटेड है, इस वजह से इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस कर रहे हैं। अब इसमें एक चीज़ और है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन बनता है कि क्या इसमें गिरफ्तारी के समय और साथ के साथ यात्रा वगैरह का जो समय होता है वो जुड़ता है कि नहीं। तो बात की गई है कि जब मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है तो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को क्या होना है? 24 घंटे के अंदर अंदर कोर्ट के सामने पेश करना है, पहली बात तो। और इसके साथ ही साथ में इन जो 24 घंटे होते हैं इसमें गिरफ्तारी के स्थान से यात्रा के लिए जो आवश्यक समय होता है इसको छोड़ दिया जाता है। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति को 3-4 दिन की ट्रेवल डिस्टेंस के आधार पर किसी कंट्री में या फिर किसी स्टेट में क्या किया गया? गिरफ्तार कर लिया गया है। अगर उसको 24 घंटे के अंदर पेश करना तो फिर पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसको पहुँचने में ही इतना टाइम लग जाएगा। इसलिए एक चीज़ है कि गिरफ्तारी के समय को छोड़ करके, जो समय है, जो यात्रा का समय है, उसको छोड़ करके बाकी 24 घंटे के अंदर अंदर क्या करना है? मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। अगर कोई व्यक्ति नियरेस्ट में है जहां पर से कोर्ट में पेश किया जा सकता है तो विदिन 24 आवर क्या करना है? उसको पेश करना है। सिर्फ और सिर्फ कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पर गिरफ्तारी बहुत दूर कहीं पर हुई है और ट्रैवल का जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा है, उसी मामलों में ही थोड़ी बहुत रियायत दी जाती है। ठीक है, तो ये पूरा मुद्दा है, इसको ध्यान में रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कई बारी। अब हम देखते हैं कि आर्टिकल 22(3) के बारे में जो इस आर्टिकल में बात की गई है वो पूरा मुद्दा कहाँ से निकल के आया है, जो कि यूएपीए से भी रिलेटेड है, अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट से भी रिलेटेड है। तो आर्टिकल 2022 यानी कि आर्टिकल 22 का क्लॉज 3 है, वो क्या बोलता है कि इनके अपराधों में क्या है? अधिकारों में कुछ अपवाद है। अपवाद कौन कौन से हैं? आर्टिकल 22 आपको संरक्षण देता है कि आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा, आपको सलाहकार रखने की आपको आज़ादी होगी, कारण बताना होगा कि किस लिए गिरफ्तार किया गया है। लेकिन उसका अपवाद है आर्टिकल 2022 का क्लॉज 3, यानी कि किस बेसिस पे ये सारे अधिकार आपसे छीने जा सकते हैं। ये कहाँ पर है? और अनुच्छेद 22 का क्लॉज 3 बोला जाता है कि वे परिस्थितियाँ जिसके तहत किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए बिना 24 घंटे से अधिक समय तक रख सकते हैं। कौन सी ऐसी कंडीशन है जहाँ पर मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया जाएगा 24 घंटे के अंदर अंदर? इसमें कुछ चीज़ें होती हैं। जिस व्यक्ति को यूएपीए वगैरह के तहत गिरफ्तार किया जाता है वैसे व्यक्तियों को मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर पेश करने वाली जो समय सीमा है वो लागू नहीं होती है। किस तरीके से? यहाँ पर क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो क्या किया जाएगा? बिना किसी हिरासत के रख लिया जाएगा। आर्टिकल 2022(3) के तहत अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो बिना कारण बताए हुए और बिना अधिकार दिए हुए ही क्या करना होगा? हिरासत में रख सकती है पुलिस। दूसरी बात है कि व्यक्ति को कानूनी व्यवसायी यानी कि वकील से मिलने की आज़ादी नहीं दी जाएगी। तीसरी बात है कि अगर जो अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो क्या होगा कि भारत की संसद क्या करेगी? इस संबंध में कोई भी नियम बना सकती है कि किसी व्यक्ति को कितने महीने तक
मैक्सिमम रखा जा सकता है। 3 से लेकर के 6 महीने तक भी क्या किया जा सकता है, किसी व्यक्ति को बिना कोर्ट में प्रेजेंट किए हुए रखा जा सकता है यूएपीए एक्ट के तहत। और ये जो कानून है वो बनाता कौन है, तो संसद को ये अधिकार है कि वो क्या कर सकता है, इस तरीके के कानून बना सकता है। लेकिन इसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब डेट को एक्सटेंड करना होता है, महीनों को और आगे बढ़ाना होता है, तो फिर एक बोर्ड बनाई जाती है। वो बोर्ड अगर रिकमेंड करती है कि हाँ इस व्यक्ति को और कुछ दिन बिना मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए हुए हिरासत में रखा जा सकता है, तब जा कर के फिर उन डेट को और आगे बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। जो न्यूज़ थी हमने उसको देखा और फिर उससे रिलेटेड जो हमारे को क्वेश्चन बन सकता था हमने उसको भी देखा। तो अभी ये जो पूरा मुद्दा निकल के आया है यही आर्टिकल 22 और आर्टिकल जो 22 के क्लॉज 3 साथ के साथ में क्लॉज 5 से निकल के आया है। आर्टिकल 22 आपको कुछ अधिकार देता है। आर्टिकल 22 का 3 जो है वो कुछ अपवाद में उन अधिकारों को छीनने की बात करता है। और आर्टिकल 22 का 5 क्या है कि कुछ ग्राउंड्स पे जो है लीगल एडवाइजरी लेने का या फिर कारण बताने के लिए चीज़ें मेंशन करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं, एक थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, जनरल अवेयरनेस की चीज़ देख लेते हैं। अभी रशिया से हमने क्या किया है, एयर डिफेंस सिस्टम क्या किया है, मांगा है। पिछले साल ही ये डील हो गई थी और अभी वो चीज़ें अब हमारे हाथ में आने वाली हैं। नाम क्या है, इग्ला एस। तो नाम याद रखिएगा, इग्ला एस। क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो हमने किस कंट्री से लिया है। तो एयर डिफेंस सिस्टम जो है ये हमने कहाँ से लिया है, रूस से लिया है। ठीक है, रूस से हम S-400 बहुत सारी और भी तरह तरीके के हथियार जो है वो लेते रहते हैं। अभी फ़िलहाल इग्ला एस लिया है। इग्ला एस क्या है, एक तरीके का VSORD है। इसको ध्यान में रखिएगा, इसका फुल फॉर्म, इसको क्या बोलते हैं, VSHORAD। ठीक है, प्रोनाउंस कर लीजिएगा। क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। पूरा नाम क्या है इसका, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। तो नाम से ही आपको क्लियर हो गया होगा कि शॉर्ट रेंज की एयर डिफेंस सिस्टम है, बहुत ज़्यादा दूरी तक की मारक क्षमता नहीं रखती है, शॉर्ट रेंज की है ये। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इग्ला एस। अगर मान लो थोड़ा सा क्वेश्चन टफ बनाना हुआ तो क्या कर देगा, पहले तो ये पूछ देगा इग्ला एस ये रशिया से लिया गया है। दूसरा ये पूछ देगा कि ये लंबी दूरी की मारक क्षमता वाला एयर डिफेंस सिस्टम है, वहीं पर आप फंस जाएंगे। ये लंबी दूरी का नहीं, शॉर्ट रेंज का जो है वो क्या है, डिफेंस सिस्टम है। ठीक है, समझ में आ गई होगी आपको चीज़ें। अब चलते हैं, ये जो थी आपकी जनरल अवेयरनेस की चीज़ थी। अब हम चलते हैं, इसका पहली बात तो ये है कि जो इग्ला एस जो है लगभग 48 जो इग्ला एस है अभी हमने लेने की बात की है रशिया से, जिसके साथ साथ हमको 100 मिसाइल्स भी मिलने वाले हैं, 48 नाइट साइट्स भी हमको मिलने वाले हैं। तो बहुत लंबी डील हमने रशिया से कर रखी है। अभी धीरे धीरे करके एक एक इक्विपमेंट जो है वो हमको मिलेंगे। तो ये इग्ला एस की तस्वीर है और ये क्या है, शॉर्ट रेंज की एयर डिफेंस सिस्टम है। अब ये जो न्यूज़ है वो बिल्कुल जो हमने इसके पहले पॉलिटी से रिलेटेड जो न्यूज़ डिस्कस की उसी से मिलता जुलता है। बात क्या की गई है, प्रोब एजेंसीज मस्ट गिव रिटन ग्राउंड ऑफ अरेस्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो भी प्रोब एजेंसीज हैं या फिर जो भी एजेंसीज हैं जो कि गिरफ्तारी करती हैं उनको क्या करना पड़ेगा, रिटन ग्राउंड देने पड़ेंगे, अरेस्ट करने का कारण बताना पड़ेगा रिटन में। ठीक है, जो कि आर्टिकल 2022(1) के तहत लोगों का अधिकार है, उसके तहत ये आता है, रिटन में देना होगा। अभी हमने बात की। दूसरी बात ये बोली गई है कि यहाँ पर कुछ और चीज़ें मेंशन की गई है। किन की बेंच बैठी हुई थी, तो जस्टिस B.R. गवई और जस्टिस संदीप मेहता जी की बेंच बैठी हुई थी। ये सारे मुद्दे के ऊपर में जो कि हमने अभी इसके पहले डिस्कस किया न्यूज़ एजेंसी से रिलेटेड, उससे रिलेटेड वो पूरा मुद्दा डिस्कस कर रहे थे। उस व्यक्ति को अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट UAPA के तहत अरेस्ट कर लिया गया था, लेकिन FIR में चीज़ें मेंशन नहीं की गई थी। ये सारा मुद्दा था, इस वजह से ये सारा मामला निकल के आएगा कि रिटर्न में देना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा एजेंसीज को कि किस बेसिस पे उन्होंने अरेस्ट किया है। ठीक है, उसके बाद में उन्होंने कोर्ट ने रेफरेंस दिया था अपने कौन से केस का, पंकज बंसल केस का। पंकज बंसल केस के बारे में याद रखिएगा, हो सकता है रीसेंट है, आपके एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है। पंकज बंसल केस जो है वो आया था कब, ये आया था 2023 में। ये जो पूरा मुद्दा है 2023 का है, बहुत ही रीसेंट है। पंकज बंसल केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो PMLA एक्ट के तहत में जो गिरफ्तारी होती है उसमें भी क्या करना होगा, लिखित में देना होगा। ठीक है, तो ये पूरा न्यूज़ है। आई होप आपको अब जो अगर
कहीं पे आपको स्टेटमेंट में पूछ लिया जाए तो भी, साथ के साथ आंसर राइटिंग में भी आपको इस तरीके का रेफरेंस देने के काम आएगा कि इस तरीके की वर्डिक्ट पहले भी दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। पंकज बंसल का केस जो था वो पीएमएलए से रिलेटेड था, और अभी जो पुरकायस्था जी हैं उनका जो केस है वो यूएपीए से रिलेटेड है। दोनों ही केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने अब ये बोल दिया है कि जो भी एजेंसीज होंगी उनको रिटर्न में देना पड़ेगा कि किस कारण पे, किस बेस पे उन्होंने गिरफ्तार किया है किसी व्यक्ति को। ठीक है, ऐसे नहीं चलेगा कि किसी व्यक्ति को रख करके आप लंबे लंबे समय तक क्या कर रहे हैं, बिल्कुल जेल में रखे हुए हैं। अब चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ किसके बारे में बात कर रही है? इंटरनेट शटडाउन के बारे में बात कर रही है। अभी एक नई रिपोर्ट आई है 2023 की, जिसमें बताया गया है कि इंडिया में इंटरनेट शटडाउन जो है वो सबसे ज़्यादा हुआ है। ठीक है, ऑल ओवर बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ तुलना की गई है और वहाँ पर टॉप लेवल पे कौन आया है? इंडिया आया है। इंडिया के इस रैंकिंग के पीछे का कारण क्या है? सबको मालूम है कि मणिपुर में जो हिंसा हुई उसकी वजह से, जब हमारे यहाँ पे आर्टिकल 370 हटा है तब से लेकर के अब तक बहुत कई सारी ऐसी चीज़ें, छोटी बहुत घटनाएं होती रहती हैं, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर में भी कई बारी क्या करना पड़ता है? इंटरनेट शटडाउन करना पड़ता है। कई बारी एग्ज़ाम में पेपर लीक हो जाता है, इसकी वजह से भी इंटरनेट का शटडाउन करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें मेंशन की गई है एडिटोरियल में, जब हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या कारण है जिसकी वजह से इंडिया में साथ के साथ मणिपुर में बहुत ज़्यादा ही इस तरीके के केसेस निकल के आए हैं। तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें निकल के आई हैं कि इंडिया में एग्ज़ाम्स, जैसे यहाँ पे मेंशन है कि एग्ज़ाम्स की वजह से भी, एग्ज़ाम में पेपर लीक की वजह से भी शटडाउन किया गया। बहुत अलग अलग जो रीजंस हैं, अलग अलग राज्य हैं, वहाँ पर क्या हुआ? इमरजेंसी लाइक कंडीशन हो गई, मतलब कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही डिस्प्यूट होने लग गया इस वजह से। जैसे कि पंजाब में भी रिसेंट मामला आया था, वहाँ पे क्या था कि एक किसी मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति ने, जो कि मेंटली बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं था, एक 18-19 साल का लड़का, उसने गुरु ग्रंथ साहब के कुछ पेज फाड़ दिए थे और इसकी वजह से उसको, वहाँ की जो भीड़ है, वहाँ की जो जनता है, उसने मार के मॉब लिंचिंग करके उस बच्चे को मार दिया था। ठीक है, तो इस वजह से भी इंटरनेट शटडाउन करना पड़ा था। वो एक अलग मैटर चल रहा था। फिर वहाँ पर सिख धर्म से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें निकल के आई, क्योंकि वहाँ पर जो है सिख धर्म में ये जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल सजाए मौत के बराबर हैं कि अगर कोई गुरु ग्रंथ साहिब को क्या कर दे, उसके पन्नों को फाड़ दे या किसी तरीके से डिस्ट्रॉय करे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों की वजह से अलग अलग हमारे इंडिया में क्या हुआ है, अलग अलग कंट्रीज़ में क्या हुआ है, इंटरनेट शटडाउन हुआ है। ठीक है, इसकी वजह से ये जो अभी रिपोर्ट निकल के आई है, जिसमें इंडिया ने इंटरनेट शटडाउन में टॉप किया है। उसके बाद में कुछ कंट्रीज़ हैं, जैसे कि म्यांमार हो गया, उसके बाद सेकंड हाईएस्ट म्यांमार के बाद में आपको सूडान दिखेगा। तो इस तरीके की कंट्रीज़ हैं जो कि इस लिस्ट में लगभग टॉप पे है। म्यांमार हुआ, सूडान वगैरह जो है, वहाँ पर जो है गृह युद्ध चलता रहता है। गृह युद्ध चलने की वजह से क्या होता है, वहाँ पर भी शटडाउन के केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आप बात ले लीजिए ईरान की, तो ईरान में भी इस तरीके की कंडीशन बहुत ज़्यादा है। साथ के साथ में फ़िलिस्तीन और इज़राइल के बीच में अभी वॉर चल रहा है। इस वजह से क्या हो रहा है, वहाँ पर भी इंटरनेट के केसेस, जो शटडाउन के केसेस, वो बहुत ज़्यादा हैं। तो इस रिपोर्ट में 4-5 नाम हैं जिसके जानना ज़रूरी है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है अगर आपको अरेंज करने आ जाए तो। इंडिया, म्यांमार, सूडान, ईरान, फ़िलिस्तीन, ये कुछ कंट्रीज़ हैं जो कि क्या है, इंटरनेट शटडाउन के मामले में टॉप पे हैं। चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ जो बात की गई है ये बिल्कुल उसी इंटरनेट शटडाउन से रिलेटेड, साथ के साथ में हिंसा से रिलेटेड है और हिंसा की वजह से डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है। ये जो एडिटोरियल है क्या बात कर रहा है, मणिपुर में अभी जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो पूरे साउथ एशिया का 97% डिस्प्लेसमेंट मणिपुर में अकेले हुआ है। मतलब यहाँ पर आंकड़ों के थ्रू बात की गई है कि अगर पूरे साउथ एशिया में इस साल 69,000 यानी कि लगभग 69,000 लोगों ने क्या किया है, अपने यहाँ पर डिस्प्यूट की वजह से या प्राकृतिक आपदा की वजह से अपने देश को, अपने जगहों को छोड़ करके किसी अदर कंट्री में या फिर अदर स्टेट में चले गए हैं। तो साउथ एशिया में अगर 69,000 लोग पूरे रिप्लेस हुए हैं, तो इसमें से केवल और केवल मणिपुर से ही 67,000 लोग क्या हुए हैं, डिस्प्लेस हुए हैं इस बार। ये बहुत बड़ा नंबर है। अकेले मणिपुर 97% का डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है साउथ एशिया में। कारण क्या है, जो माइटी कम्युनिटी है उसको एसटी का दर्जा देने की वजह से, जो कुकी कम्युनिटी है उनके बीच में, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसकी वजह से, और तरह तरह के वुमेंस के साथ में वहाँ पर बहुत सारी घटनाएं हुई। इसकी वजह से क्या हो गया, वहाँ पर इंटरनेट शटडाउन करना पड़ा। साथ के साथ में डिस्प्लेसमेंट के और भी केसेस आते हैं, जैसे कि मान लीजिए कहीं पर प्राकृतिक आपदा हो जाती है, इसकी वजह से भी डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर चार्ट के थ्रू बताया गया है कि क्या क्या बात की गई है। पहली बात तो ये बात की गई है, चार्ट 1 में दिखाया गया है कि जो आप कह लीजिए एक तरीके से मणिपुर है,
वहाँ से लोग बहुत ज़्यादा माइग्रेट हुए हैं जब भी ये पूरा डिस्प्यूट हुआ। और लेकिन इनका जो माइग्रेशन है वो इंटरनल माइग्रेशन है। इंटरनल माइग्रेशन है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर लोग, हमारे मणिपुर के लोग कंट्री छोड़ करके नहीं गए हैं, वो अपना स्टेट छोड़ करके अपने पड़ोसी जो नेबरिंग स्टेट्स हैं वहाँ चले गए हैं, जैसे कि मिज़ोरम हो गया, नागालैंड हो गया, असम हो गया। इन सारे स्टेट्स में क्या हुआ है, मणिपुर से डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये बोली गई है कि जो हुआ क्यों है ये सारी चीज़ें, तो मणिपुर में जो वायलेंस हुआ है उसकी वजह से, जो पीस है वहाँ का, जो हारमोनी है वो जो बिट्रे हो गई है, इसकी वजह से हुआ है। दूसरी चीज़ चार्ट 2 के थ्रू बताया गया है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो इंडिया में ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है, लेकिन इंडिया के साथ साथ और भी कंट्रीज़ है जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा देखा गया है। तो देखिए चार्ट के थ्रू बताया गया है, द चार्ट शोज़ द नंबर ऑफ इंटरनल डिस्प्लेसमेंट इन इंडिया। इंटरनल डिस्प्लेसमेंट 2009 से लेकर के अगर 2023 की बात की जा रही है, इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मतलब अपने ही देश के अंदर एक राज्य से दूसरे राज्य लोगों की डिस्प्लेसमेंट कितनी ज़्यादा हुई है। तो अगर आप उसमें देखेंगे, तुलना करेंगे, तो इस साल लगभग 67,000 लोग इंटरनल डिस्प्लेसमेंट में हो गए हैं। वहाँ पर मणिपुर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट परसेंटेज रखता है 2023 में। ठीक है, और ये इंटरनल डिस्प्लेसमेंट है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, ये कम ज़्यादा होता रहता है, 2 बारी ही ज़्यादा बढ़ा था, उसके बाद से ये कम है, लेकिन फिर भी अगर आप पिछले 4-5 सालों में तुलना करें तो इस साल इस इंटरनल डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात है, अगर चार्ट 2 शो क्या करता है, तो चार्ट 2 शोज़ द टोटल नंबर ऑफ इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल इंडिया ड्यू टू कॉन्टेक्ट एंड वायलेंस। तो यहाँ पर बात की गई है कि वायलेंस की वजह से या कॉन्फ्लिक्ट की वजह से इंडिया में कितने लोग डिस्प्लेस हुए हैं। तो यहाँ पर चार्ट के थ्रू दिखाया गया है कि लगभग 6,13,000 लोग केवल और केवल वायलेंस और कन्फ्लिक्ट की वजह से इंडिया से क्या हुए हैं, डिस्प्लेस हुए हैं। ठीक है, इंटरनल डिस्प्लेसमेंट है ये। ठीक, उसके बाद जो तीसरा चार्ट है वो क्या शो कर रहा है, द मैप शोज इंटरनल डिस्प्लेसमेंट पीपल एज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस इन 66 कंट्री एंड टेरिटरीज। तो इंडिया के साथ साथ अदर कंट्रीज़ की तुलना की गई है, वहाँ पर भी इंटरनल डिस्प्लेसमेंट हुए हैं। सबसे ज़्यादा इंटरनल डिस्प्लेसमेंट कहाँ हुआ है, तो सूडान में लगभग 9.1 मिलियन लोग क्या हुए हैं, डिस्प्लेस हुए हैं सूडान में। सूडान जो है वो क्या है, गृह युद्ध की वजह से बहुत ज़्यादा ही ग्रसित रहता है, इस वजह से यहाँ पर इस तरीके के केसेस निकल के आते हैं। तो सबसे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको सूडान दिखाई देगा। उसके बाद चार्ट में बताया गया है कि सीरिया में सबसे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हुआ है। उसके बाद में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये जो है सूडान, सीरिया, ये सारे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हैं। उसके बाद आप कोलंबिया में भी लगभग 5 मिलियन लोग क्या हुए हैं, डिस्प्लेस हुए हैं। और उसके बाद आप देखेंगे तो यमन, ये सारे जो कंट्रीज़ हैं वो हमेशा ही लगभग डिस्प्लेसमेंट, गृह युद्ध, बहुत सारी अलग अलग परेशानियों से जूझते रहते हैं। और अभी भी जो चार्ट है वो ये दिखाता है कि सबसे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट सूडान, सीरिया और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में हो रहा है। इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करें तो सबसे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट मणिपुर में हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट और वायलेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है, इस वजह से। ठीक है, अब चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। ये जो एडिटोरियल है, ये एडिटोरियल किसके बारे में बात कर रहा है, ये एडिटोरियल बात कर रहा है कि इलेक्शन जो है उसको क्या कर देना चाहिए, हॉलीडे नेशनल हॉलीडे बना देना चाहिए। और ये बात क्यों निकल के आ रही है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वोटिंग की वजह से कई एम्प्लॉयज़ होते हैं जो छुट्टी ले लेते हैं, है ना। और अगर उनसे पूछा जाए कि क्या कर रहे थे भाई, छुट्टी क्यों ली, तो वो बोल देते हैं कि वोट देने गए थे, इस वजह से छुट्टी ली। तो यहाँ पर एक चीज़ डिबेट निकल के आई है कि क्या इंडिया में वोटिंग को हॉलीडे, नेशनल हॉलीडे बना देना चाहिए। इसके ऊपर बात की गई है। फिर अलग अलग कंट्रीज़ के साथ तुलना की गई है, जहां पर बताया गया है कि यूनाइटेड स्टेट जो है वहां पर इलेक्शन बिल्कुल भी हॉलीडे नहीं देता है। लेकिन अगर यूके की बात करेंगे तो यूके में इलेक्शन के दिन में हॉलीडे मिलता है, यानी कि छुट्टी होती है। ठीक, इस तरीके से अदर जो बहुत सारी कंट्रीज़ है जिनकी तुलना करके बोला गया है कि इंडिया में जो है, आप देख लीजिए कि जो वोटिंग है वो क्या है, एक लीगल राइट है। लीगल राइट कहने का मतलब है कि किसी के ऊपर में बाध्यता नहीं है, कानूनी चीज़ है। आप चाहे तो वोट दे सकते हैं, आप चाहे तो वोट नहीं भी दे सकते हैं, ये आपका कानूनी अधिकार है। ठीक है, अब जब लीगल राइट है ये और आपके ऊपर आपकी मन मर्जी पर डिपेंड करता है कि आप वोट देने जाएं या नहीं जाएं, तो फिर किस बेसिस पे आप छुट्टी मांग सकते हैं। अगर आप ये कहें कि बिल्कुल ये मेरा अधिकार है, अगर आपको फोर्स किया गया है उस चीज़ के लिए और आपको वोट देने जाना ही जाना है, तब तो हॉलीडे देना एक बात बनती है। लेकिन अगर वो केवल और केवल आपकी स्वेच्छा के ऊपर डिपेंड करता है, आपका राइट है, आपकी समझ है कि आपको वोट देने जाना है या नहीं जाना है, तो फिर वहाँ पर जो है नेशनल हॉलीडे देने का कोई भी ग्राउंड नहीं बनता है। तो अगर आपसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए
मान लीजिए इंटरव्यू में जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरीके के एनालिटिकल क्वेश्चंस, जैसे यहाँ पर मुद्दा जो एसएमईज हैं वहाँ से निकल के आया है कि स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के जो लोग हैं वो जनरली बहुत ज़्यादा, हमारे यहाँ पे 40 से 50% जो आबादी है वो इस सेक्टर में काम कर रही है। तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें निकल के आती हैं इस तरीके के मुद्दे, और फिर निकल के आता है कि एम्प्लॉयज़ जो है वो छुट्टी ले लेते हैं और उनको ऐसा लगता है कि हॉलीडे होना चाहिए, इसके वजह से ये थोड़ा बहुत डिबेट आ रहा है। तो यहाँ पर हम इस चीज़ को बस डिस्कस इसलिए कर रहे हैं कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले इस तरीके का कि क्या हॉलीडे होना चाहिए, तो फिर आपके पास एक काउंटर करने के लिए चीज़ होगी कि क्यों हॉलीडे होना चाहिए। अगर वोटिंग जो है लीगल राइट है आपका, आपकी स्वेच्छा पर डिपेंड करता है आपको देने जाना है या नहीं देने जाना है, तो फिर क्या होगा, हॉलीडे देने का कोई मतलब नहीं बनता है। क्योंकि कई व्यक्ति ऐसे होंगे हॉलीडे का तो फ़ायदा उठा लेंगे लेकिन वोट देने जाएंगे ही नहीं। तो ये चीज़ें हो सभी सकती हैं अगर जो वोटिंग है बहुत मैंडेटरी हो जाए आपके लिए, और वोटिंग मैंडेटरी होगी तब तो आप हॉलीडे दे सकते हैं। साथ के साथ ये भी चीज़ है कि अगर एक ही फेज़ में इलेक्शन हो, हर जगह पे एक ही दिन का इलेक्शन हो या 2 दिन में सारी जगह इलेक्शन कंडक्ट करा लिए जाए, तब तो फिर आसान है कि एक बार में आपने हॉलीडे दे दिया, ठीक है। अगर अलग अलग जगह पे इतने सारे फेजेस में हो रहे हैं इलेक्शन, तो फिर अलग अलग कितने दिन आप छुट्टियां देते रहेंगे, इस तरीके की भी चीज़ें आएंगी। तो इस वजह से ये थोड़ा सा एक डिबेट चल रही थी, इसको जनरल अवेयरनेस के लिए देख लिया। अगली न्यूज़ क्या है हमारी, अगली न्यूज़ है इंडिया गिफ्टेड एम्बुलेंस सर्विस इस श्रीलंका। तो अभी श्रीलंका में जो है वो क्राइसिस निकल के आया है। एक 51 ईयर ओल्ड व्यक्ति की क्या हो गई कि डेथ हो गई, सडन डेथ हो गई। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो है हेल्थ बेनिफिट नहीं पहुँच पाया और ये जो सर्विस नहीं पहुँच पाई, इस वजह से इंडिया ने पहले भी श्रीलंका को इस तरीके का 1990 में क्या दिया था, ग्रांट दिया था, अनुदान दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पर सुवासेरिया करके एक जो है, सुवासेरिया इसको बोला जाता है, सुवासेरिया जो है वो श्रीलंका का क्या है, एम्बुलेंस सर्विस है, और इसको नाम दिया गया है सुवासेरिया 1990। तो इंडिया जो है वो पहले भी इस तरीके के एड दे चुका है हेल्थ सेक्टर को ठीक करने के लिए श्रीलंका के लिए, लेकिन वहाँ पर चीज़ें निकल के आई, फिर कॉन्फ्लिक्ट ये आगे बढ़ा, थोड़ा विवाद बढ़ा नेताओं के बीच में। फिर श्रीलंका ने बोला कि ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पे व्यवस्थाएं नहीं हैं। दिक्कत ये हो रही है कि श्रीलंका में क्या हो रहा है, अभी फ़िलहाल क्राइसिस चल रहा है, साथ के साथ बहुत सारे लोग मैकेनिक्स ऐसे हैं जो कि कंट्री छोड़ करके दूसरी कंट्रीज़ में चले गए हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या हो रहा था, कंडीशन इतनी ख़राब थी, तो बहुत सारे लोग वहाँ से भी डिस्प्लेस हुए हैं। इस वजह से मैकेनिक्स की कमी पड़ गई है, इस वजह से कई सारे एम्बुलेंस ऐसे हैं जो कि क्या है हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन वो चीज़ें ख़राब पड़ी हुई है। इस वजह से बहुत सारा तो अभी कॉन्फ्लिक्ट निकल के आया, अभी इंडिया ने फिर से और ऐड देने की बात की है। तो यहाँ पर डिस्कस करने का मोटिव सिर्फ इतना ही है कि अगर पूछ लिया जाए कि किसको अभी हेल्थ के सेक्टर में इंडिया ने ग्रांट दिया है या कोई हेल्प प्रोवाइड कराई है, तो वो कंट्री कौन सी है, श्रीलंका। जैसा मैंने कल परसों में बताया था कि अगर आपसे क्वेश्चन बन जाए कि किसको अभी इंडिया ने $50 बिलियन का 50 मिलियन का क्या दिया है, एड दिया है, तो वो कंट्री कौन सी होगी, वो कंट्री होगी मालदीव। कई सारे लोग यहाँ पर गलतियाँ कर देंगे क्योंकि मालदीव के साथ इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, तो कई सारे बच्चे कुछ और कंट्री को लगा करके आ जाएंगे कि उनको लगेगा मालदीव के साथ तो हो ही नहीं सकता, लेकिन मालदीव को भी हमने क्या दिया है, $15 मिलियन का एड दिया है। तो इस तरीके से हम करते क्यों हैं, हमारे पड़ोसी देश हमारे फेवर में बने रहें, हमारे ऊपर थोड़े बहुत डिपेंडेंट रहे, क्योंकि जितने भी ये श्रीलंका है, मालदीव है, प्रो चाइना अपनी पॉलिसीज़ रखते हैं कई बारी, तो हमको क्या होता है, एक सिक्योरिटी थ्रेट हमेशा बना रहता है। क्यों? क्योंकि इंडिया जो है वो प्रायद्वीप से बना हुआ है भाई, 3 साइड से हमारे यहाँ पे एक तो पानी है। अब सारे मालदीव और ये सारे जो आइसलैंड वाली जो कंट्रीज़ हैं वो क्या है, हमारे लिए एक तरीके से सुरक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और अगर यहाँ पर चाइना का प्रभुत्व हो जाता है तो आप नॉर्थ साइड से देख लीजिए, चाइना तो यहाँ पर हमारे सर पे बैठा ही हुआ है, और वो साउथ के साइड से भी अलग अलग कंट्रीज़ हैं, जैसे यहाँ पर श्रीलंका है, तो उनको क्या करता है, अपने खेमे में लेने की कोशिश करता है। इसलिए हम समय समय पर इस तरीके के ऐड दे करके क्या करते हैं, उनको अपने पाले में रखने की कोशिश करते रहते हैं। अगली न्यूज़ क्या आई है, ये जो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के रिलेशन से रिलेटेड है, ये जो है बात कर रहा है कि इंडिया एग्रीज विद ऑस्ट्रेलिया टू शेयर की इम्पोर्ट डाटा। की इम्पोर्ट डाटा कहने का मतलब क्या है कि अभी इंडिया जो है वो कितना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है, वो सारा डाटा जो है वो इंडिया क्या करेगा, ऑस्ट्रेलिया के साथ शेयर करेगा। रियल टाइम मैनर में जब एक डाटा रहता है तो हमें आसानी होती है समझने में कि किस क्षेत्र में, किस सेक्टर में किस चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा है, उस हिसाब से प्रोडक्शन होता है, उस हिसाब से क्या
क्या होता है, फिर वो ट्रेड आपस में दो कंट्री का चलता है। इस वजह से डाटा साझा करने से चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो दोनों देशों के बीच में क्या हुआ है, अभी एक तरीके का कह लीजिए एग्रीमेंट साइन हुआ है। साथ के साथ में इंडिया के साथ में अगर पूछा जाए कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है कि नहीं ऑस्ट्रेलिया का, तो बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रखा है। कई सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि बिना किसी टैरिफ के या बहुत मिनिमम टैरिफ पे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहने का क्या मतलब होता है, जिन कंट्रीज़ के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है उन कंट्रीज़ के साथ में ऐसा होता है कि यहाँ से अगर इन दो देशों के बीच में, मान लीजिए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, इनके बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इसका मतलब क्या है कि जो भी आयात निर्यात में शुल्क होगा उसमें बहुत ज़्यादा रियायत मिलेगी। अगर इंडिया से कोई सामान ऑस्ट्रेलिया जाता है तो छूट मिलेगी, अगर ऑस्ट्रेलिया से कोई सामान इंडिया आता है तो छूट मिलेगी। और मैंने अभी जो पहले डिस्कस किया इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड, तो बताया कि अगर आपके सामान के ऊपर में टैरिफ कम है तो आपको क्या होगा, फ़ायदा होगा अगर आप क्या कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं, क्योंकि टैरिफ कम होना मतलब आपका सामान सस्ता होना, मतलब कि डिमांड दूसरे कंट्रीज़ में ज़्यादा होगा। तो इस वजह से जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया या फिर जो कॉम्प्रिहेंशन पार्टनरशिप की जाती है इकोनॉमिक क्षेत्र में, वो सारी चीज़ें CECA होता है जो कि कॉम्प्रिहेंशन इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट होता है। ये सारी चीज़ें इसीलिए की जाती हैं सो दैट क्या हो सके, व्यापार को थोड़ा और आसान बढ़ाया जा सके और निर्यात आयात जो है वो थोड़ा सा और सस्ता हो सके, है ना। तो इस वजह से अभी चाइना के साथ में हमारा क्या चल रहा है, जैसे मैंने बताया कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स वगैरह हो गए, तो इसके ऊपर में USA ने सैंक्शन लगा दिया है। अब USA ने सैंक्शन लगा दिया है तो क्या होगा कि चाइना से USA अब बहुत कम चीज़ें खरीदेगा। वहाँ के जो लोग होंगे वो चाइना से चीज़ें नहीं मंगाएंगे, क्योंकि सैंक्शन की वजह से, टैरिफ की वजह से चाइना का सामान क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। तो अब USA की डिपेंडेंसी किसके ऊपर बढ़ जाएगी, इंडिया के ऊपर बढ़ जाएगी। साथ के साथ में अदर यूरोपियन कंट्रीज़ भी चाइना से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल व्हीकल खरीदते हैं। तो अब यूरोपियन कंट्रीज़ भी क्या करेंगे, इंडिया की तरफ देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है या फिर ये CECA जैसे हमारे एग्रीमेंट्स हैं, इससे भी क्या होगा, दो देशों के बीच में व्यापार बढ़ेगा। तो इंडिया के लिए बहुत सारी संभावनाएं हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीज़ें, ये सारे की इम्पोर्ट डाटा जैसे एग्रीमेंट्स वगैरह या फिर FTA वगैरह हमको टाइम पे करने पड़ते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया क्या मैटर था। अगली जो न्यूज़ है वो अर्जेंटीना से रिलेटेड है। अर्जेंटीना का जो मंथली जो इन्फ्लेशन है वो बहुत ज़्यादा ही क्या हो गया है, अभी शार्पली क्या हो गया है, रेट बढ़ गई है बहुत ज़्यादा और लगभग 8.8%। तो यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन लगभग वनडे एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं कि कौन सी ऐसी कंट्री है जहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है या फिर कुछ सालों में बहुत वहाँ पर हाइप देखा गया है या फिर कमी देखी गई, इस तरीके से। तो जनरल अवेयरनेस के लिए क्वेश्चन द हिंदू में आया था, पेपर न्यूज़ जो आई थी, इस वजह से हम इसको देख रहे हैं। अर्जेंटीना, अब अर्जेंटीना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, इंटरनेशनल इशू है वो, उनका पर्सनल मामला है हमारे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक्स के साथ में, सारी चीज़ों को अच्छे से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, टेक केयर।